गरीब दर्जी लड़की का जादुई लहंगा। सहारनपुर गांव में रहने वाली गिरिजा की दो बेटियां थीं, गौरी और शालिनी। गौरी का रंग सांवला और शालिनी का रंग बेहद गोरा था। कुछ दिनों पहले उनकी दर्जी माँ की मौत हो गई थी। इस सदमे ने गिरिजा को इस कदर घेर लिया कि दुनियादारी से उसे कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसे में घर की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई। एक दिन सरला उनके घर आती है। अरे गौरी, क्या बात है बिटिया? तू चौखट पर क्यों बैठी है? सरला मौसी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबू और ज्यादा बीमार हो गए हैं। घर में बनाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं क्या करूं? गौरी, इस वक्त तेरे कंधों पर तेरे बीमार बापू और छोटी बहन की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में तू ही हिम्मत खो बैठेगी तो कैसे चलेगा? तू तो अपनी माँ के जैसे सिलाई बुनाई करती है, तो फिर तू दर्जी क्यों नहीं बन जाती? उससे दाना पानी के खत्ते तो ठप नहीं होंगे बेटी। सरला की दी हुई सूझबूझ के बाद से गौरी अपने स्वर्गवासी माँ की सिलाई मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। कपड़ों की बेहतरीन सिलाई बुनाई देखकर उसी से सभी लोग कपड़े सिलवाते, मगर गौरी को उसके मेहनत के बराबर मोल नहीं मिलता। दिन रात आंखें फोड़कर मेहनत करने के बावजूद भी सिलाई में अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा। घर का दाना पानी और बाबू के दवा दारू तक का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा। कहाँ हो माँ आप? आपकी ये गरीब दर्जी बेटी एकदम अकेली पड़ गई है। ऐसा कहते हुए गौरी की आंखें अपनी गरीबी को निहारते हुए नम हो जाती है। उस रात तेज तूफान उठता है। ठंडी हवाएं गौरी के घर को घेरने लगती है। ऐसे में टूटे फूटे खटिए पर पड़ा गिरजा दर्द से छटपटाता हुआ गौरी को बुलाहट देता है। गौरी, अरे यहाँ आ बेटी। तेरे बापू के पास ज्यादा समय नहीं है, इधर आ। क्या हुआ बाबू? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बेटी, हाँ, बेटी वादा कर कि तू अपनी छोटी बहन को पढ़ाएगी लिखाएगी और उसके भविष्य को संवारेगी। वादा कर मुझसे। हाँ बाबू, मैं वादा करती हूँ। मैं शालिनी को पढ़ाऊंगी और धूमधाम से उसकी शादी करूंगी। इसी के साथ गिरिजा हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है और वो तूफानी रात दोनों बहनों पर बिजली बनकर गिरती है। दोनों बहनें अनाथ और बेसहारा हो जाती हैं, मगर किसी के जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है। दीदी, बापू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो हम बहनों को साथ लेकर क्यों नहीं गए? हम वहाँ नहीं जा सकते शालिनी। बापू की दुनिया हमसे बहुत दूर हो गई है। अब तुम्हें अपनी दर्जी दीदी के साथ ही रहना होगा। समय बीतता है और गरीब दर्जी गौरी अपनी बहन को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए रात दिन कपड़े सिलती रहती है। अरे गौरी, मेरे कपड़े सिल दिए ना? हाँ कमला काकी, आपके कपड़े तैयार है। ये ले फिर 200 रुपए। कमला काकी, पैसे कम है। 4 ब्लाउज सिलने के 400 रुपए हो गए। कमला बेहद ही कंजूस थी। वो गौरी से कपड़े तो सिलवाती, मगर जब बात पैसे देने की आती तो वो अक्सर सिलाई बुनाई में नुस्ख निकालकर गौरी को कम पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लेती। अरे बावली हो गई है क्या गौरी? अरे सादे ब्लाउज का दाम तो अच्छे खासे दर्जी भी 100 नहीं लेते। फिर तू तो गांव की गरीब दर्जी है। चुपचाप जो दिया है उसे रख ले, वरना फिर कभी कमला तुझसे कपड़े ना सिलवाएगी। ऐसा कहकर कहीं न कहीं गरीब दर्जी गौरी के दुखती रग पर हाथ रख दिया था। गौरी पैसे लेने के बाद कपड़े सिलती है और पाई पाई जोड़कर शालिनी को स्कूल में दाखिला दिलाती है। शालिनी, मेरी बहन, आज से तुम स्कूल जा रही हो। तुम्हें पढ़ लिखकर अपनी दीदी का नाम रोशन करना है। तुम ऐसा करोगी ना? हाँ दीदी, अपनी दर्जी दीदी की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी। समय बीतता है। दोनों बहनें अपने अपने हिस्से की मेहनत करते हैं। कई सालों बाद दीदी दीदी दीदी, आपकी बहन ने 12th में टॉप किया है। यकीन नहीं होता कि 10 साल बीत गए और मेरी छोटी सी बहन 20 बरस की हो गई। दीदी, अब बस बहुत हुआ। अब मेरी आगे की पढ़ाई मैं अपने बलबूते पर पूरी करूंगी। अब इस छोटी बहन को अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। बरसों से ये हाथ सिलाई बुनाई कर रहे हैं। अब सूनी हथेलियों को सजाने की बारी है। शालिनी सही कह रही है बेटी। अब तुझे अपनी गृहस्थी बसा लेना चाहिए। तेरे लिए एक रिश्ता सूझा था, सो मैंने उन्हें आज तुझे देखने को बुलाया है। जल्दी से तैयार हो जा। मगर सरला मौसी, अगर मगर कुछ नहीं दीदी, चलिए मेरे साथ। थोड़ी ही देर में लड़के वाले उनके घर आते हैं। गौरी उन्हें नाश्ता कराती है। तभी लड़के की माँ कल्याणी कहती है, अगर तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो मैं मुद्दे पर आती हूँ। देखो गौरी,
तुम्हारा सांवला रंग मेरे बेटे के साथ मेल नहीं खा रहा। मेरे संदीप को तुम्हारी छोटी बहन जच गई है, जो कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं। तो दान दहेज का बंदोबस्त तुम देख लेना। बस 10 लाख कैश, 1.25 किलो सोना और 7 सामान तो तुम दोगी ही। आखिर मेरे बाद मेरे बंगले कोठियों की मालकिन तुम्हारी बहन ही तो होगी। मुझे मंजूर है कल्याणी जी। अपने पिता को दिए वादे को पूरा करने के लिए गरीब दर्जी बहन कर्ज के लिए कई किवाड़ खटखटाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। देर शाम जब वो घर लौटकर आ रही होती है, तभी चौराहे के बीच उसे एक लाल रंग का लहंगा चमचमाता हुआ दिखता है। अरे, ये लहंगा तो बेशकीमती लगता है, पर ये यहाँ कैसे गिरा है? लगता है ये लहंगा भगवान ने मेरे लिए यहाँ रख छोड़ा है। गौरी उस लहंगे को घर ले आती है और अपनी बहन को रास्ते का वाक्या बताती है। इस लहंगे में एकदम अप्सरा लगेगी मेरी छोटी बहन। मगर दीदी, क्या आपने ये सोचा है कि दान दहेज के पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो सोच रही हूँ मेरी बहन। काश उस लहंगे की तरह पैसे भी मिल जाते। गौरी के ऐसा कहते ही लहंगे से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में छिटक पड़ती है और लहंगा हवा में लहराते हुए अपने अंदर से 2-2 हजार के नोटों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर गरीब दर्जी बहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे शालिनी, ये तो जादुई जोड़ा है। एकाएक लहंगे के भाग पर आंख, मुंह और नाक उभर आते हैं। हाँ गौरी, मैं जादुई लहंगा हूँ जिसे माँ पार्वती ने पृथ्वी पर भेजा है। इससे तुम्हारे घर के सारे दुख मिट जाएंगे। जादुई लहंगे? क्या तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो? आजमा कर देख लो। कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है। मैंने लड़के वाले को दहेज में 1.25 किलो सोना देने का वादा किया है। इसी के साथ जादुई लहंगे के मुंह से सोने के जेवर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर गौरी जादुई लहंगे का शुक्रिया अदा करती है। अरे वाह दीदी, ये जादुई लहंगा तो एकदम जिन के जैसा है। जो भी मांगो पलक झपकते पूरा कर देता है। तब तो उससे आपका सांवला रूप भी संवर सकता है। जादुई लहंगे, इस बार मुझे तुम्हारी जरूरत है। सामने आओ। क्या तुम मेरी दीदी को सुंदर बना सकते हो? हाँ, अगर गौरी मुझे पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाए। जैसे ही गौरी उस जादुई लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है, उसके सर के बाल से लेकर पैर तक एक सुनहरी प्रकाश में घुल मिल जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही वो रोशनी कम होता है, गौरी का रूप गुलाबी जैसे खिल जाता है। अपना दूधिया रंग देखकर गौरी चहक उठती है। शुक्रिया जादुई लहंगे, मेरे सांवले चेहरे को इतना सुंदर बनाने के लिए। गौरी का बदला हुआ गोरा चेहरा देखकर पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे चलने लगते हैं। साथ ही गौरी को मयंक नाम के एक अमीर लड़के का रिश्ता आता है और दोनों बहनें एक साथ दुल्हन बनती हैं। दीदी, ये जादुई लहंगा आपकी अमानत है, इसलिए ये आपके शरीर पर ही सजेगा। बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। मुझे अपने जैसा एक सुंदर लहंगा दे दो। फिर जादुई लहंगे से निकली सुनहरी किरण जैसे ही शालिनी पर पड़ती है, वो हूबहू वैसे ही लहंगे में सजी नजर आती है। जिसके बाद गौरी अपने जादुई लहंगे को पहनती है। उस पल जादुई लहंगा चकमक के जैसा चमक रहा था। शुक्रिया जादुई लहंगे, तुम्हारी मदद से हम गरीब दर्जी बहन ने ये दिन देखा है। हाँ, इस जादुई लहंगे ने हमारी दुविधा को मिटा दिया। इस तरह आसमान में छिटके तारों भरी उस रात में गरीब दर्जी बहनों की बारात गांव भर में जुगनू के जैसे टिमटिमा रही थी, जिसके अंत में दोनों बहनों की शादी का सपना साकार हो जाता है। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, यादों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील। अब मैं इसे करूंगी अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन, और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। बस ये फालतू की रील बनाकर फोन के आगे मटकती रही हो। 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन मजाल है एक कप चाय भी बनानी आती हो, या सीधी सादी रोटी पराठा आता हो। तेरी शक्ल देखकर तो तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्यों हरदम चालू रहती हो? क्या करना है? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी आकर भी बना सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी और खाना बनाना अभी तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये संभाल कर रख अपना लहंगा। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसको पहनने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। आखिरकार आपने सब्यसाची से ये डिजाइनर लहंगा मेरे लिए मंगवा ही दिया। एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे ओ नालायक, अभी से मत पहन, इसे खराब हो जाएगा। इतना महंगा है ये लहंगा। माँ, आपने सुना नहीं वो गाना, ये मेरा लहंगा
बड़ा है महंगा, इसे हाथ ना लगाना। तभी गुंजा अपनी बेटी के कान पकड़कर रसोई में लाती है और कहती है, चल चुपचाप खाना बना। माँ, मेरे को नहीं सीखना। बताओ तुझे भी, ये दाल बना और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी, नमक डाल। तभी मिहिका 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। देख, 2-3 सीटी आते ही गैस बंद कर दियो, दाल बन जाएगी। ठीक है माँ, बस 15 मिनट में तो सीटी आएगी, तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर रील बना लूं, ये सही रहेगा। ये कहकर मिहिका अपना लहंगा पहनकर रील बनाकर नाचने लगती है। तू लिया दो मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइया वे। ऐसा करके वो नाच ही रही थी कि गुंजा उसे आवाज देती है, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सारी दाल जला दी, रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं ना कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? दाल जला दी मैंने, अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। डर की वजह से वो फुदकती हुई जाती है कि कमरे से बाहर आते वक्त एक कील में उसका लहंगा फट जाता है। ये देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा इतना महंगा लहंगा फट गया, माँ तो मुझे जान से मार डालेंगी। शादी भी नहीं हुई कि मेरा शादी पर इतना शौक है, पर सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता, किसी काम की नहीं हूँ मैं। मर गई, अब क्या करूँ भगवान बचा लो मुझे। तभी रसोई से गुंजा आकर बहुत डांटती है और लहंगा देखकर और चिल्लाती है, बस इसी की कमी थी, अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास तेरे लिए, इसी में शादी करियो तू। पर माँ, मैं वो। गुंजा उसे सुनाकर चली जाती है। तभी मिहिका टेंशन में आकर अपने लहंगे को बाहर ठीक करवाने के लिए जाती है कि एक बूढ़ी अंधी औरत रोड पार कर रही थी। तभी एक कार उसे टक्कर मार के उड़ाने वाली थी कि मिहिका आकर उसे बुढ़िया को बचा लेती है और कहती है, दादी आप बिल्कुल ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तूने मुझे बचा लिया। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तू ये ले ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। पर दादी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, मैं तुझे जो भी दे रही हूँ, तुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ले जा, ये समझ ले मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट। ठीक है दादी। ऐसा कहकर मिहिका उनसे वो थैला ले लेती है और चलने लगती है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। अरे, दादी को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मिहिका जैसे ही मुड़ती है तो वो बुढ़िया उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो घर आकर जल्दी से उस थैले को खाली करती है तो उसमें हूबहू अपने जैसा लहंगा ही मिलता है, जिसे देखकर मिहिका कहती है, लगता है वो कोई फरिश्ता या भगवान थी जो मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा देकर चली गई। तभी तो वो जानती थी कि मेरी शादी होने वाली है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे लहंगा दे दिया। 2 दिन बाद धूमधाम से मिहिका की शादी मयंक से हो जाती है। जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है तभी उसके लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर उसका ससुराल बेहद दंग रह जाता है। अरे भाभी, ये क्या लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या, जो गृह प्रवेश करते ही सोने के सिक्के इतने सारे आ गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। मिहिका जैसे ही एक ही कदम आगे बढ़ाकर आती है तो सोने के सिक्के उछल उछल कर उसके लहंगे से निकलते हैं। ये देखकर मयंक कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मिहिका, तुम्हें लहंगे का बहुत शौक था, कहीं तुमने शौक में सोने के सिक्के तो नहीं डलवा दिए, जो इतने सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ। लगता है मेरे घर में मेरी बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई हैं, जिनके एक कदम से ही सोना निकल कर आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे लहंगे के साथ? कहीं ये उन दादी के दिए हुए लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं है? हाँ, हो सकता है ये जादुई लहंगा हो, तभी तो सोना ही सोना निकल रहा है। देख, हमारी बहू ने तो हमें धनवान ही बना दिया। मेरी बहू से कोई कुछ काम नहीं करवाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगी बहू। तुम सेठानी की तरह रहना यहाँ पर। अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैं खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे ने तो कमाल कर दिया। ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान,
तुमने तो आते ही दिल जीत लिया और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा इस घर में। कहा था ना रानी बनाकर रखूंगा। हाँ तो वो मैं अपनी वजह से रानी बनकर रहूंगी। तो शादी तो मुझसे हुई है ना। लड़ना बंद करो। मिहिका मयंक के साथ कदम रखकर अपने कमरे में पहुंचती है। उस लहंगे के बदौलत एक कोने में सोने के सिक्के बिखर जाते हैं। अगले दिन लहंगा उतारने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारा जादुई लहंगे का कमाल था। तभी मिहिका झूले पर लेटकर झूल रही थी। तभी सास उसकी हवा करते हुए कहती है, बहू तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, जो जूस पियोगी, पास्ता खाओगी, पिज्जा खाओगी, मटर पनीर, जो चाहिए बता दो। माँ जी आप ये सब मंगवा दीजिए, पूरे दिन मेरा काम चल जाएगा। ठीक है बहू। माँ जी झाड़ू पोछा करना है क्या? भाभी जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर दिया। भाभी मुझे कॉलेज की फीस और ट्रिप के पैसे चाहिए, क्या आप थोड़े से पैसे दे सकती हो? कल जो इतने सारे पैसों की बारिश हुई थी वो सारे सोने के सिक्के कहाँ हैं? बेटा उसे तो मैंने सोने के गहने बनवाने के लिए दे दिए, अगला नंबर सुरभि का ही है ना। ठीक है मैं आपको दे दूंगी पैसे। ऐसा बोलकर मिहिका अपने कमरे में जाकर वो लहंगा पहनती ही है। जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर मिहिका लहंगा उठाकर रख देती है और उन सोने के सिक्कों को सुरभि को दे देती है, जिसके बाद वो ट्रिप पर निकल जाती है। वक्त गुजरता है, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक औरत अपने 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उनके दरवाजे पर आकर कहती है, बहन जी मेरी मदद करो बहन जी, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसे ठंड लग गई है और कुछ भी नहीं बोल रहा है ना रो रहा। बहू उसके बच्चे की तो बहुत तबीयत खराब है, मेरा जादुई लहंगा ही इस बच्चे की जान बचा सकता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। ऐसा कहकर मिहिका लहंगे को जैसे ही पहनकर चलती है तो एक तेज रोशनी में उस लहंगे से अब की बार ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो लहंगे को फिर से रख देती है और उन पैसों को उठाकर उस औरत को वो सारे पैसे दे देती है और कहती है, बहन अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, ये लो सारे पैसे रख लो और अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो मेरे बच्चे के इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, शुक्रिया। ये कहकर औरत अपने बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करके उसके बच्चे को बचा लेते हैं। 2 दिन बाद माया फिर से अपने हंसते खेलते बच्चे के साथ मिहिका के ससुराल आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह मिहिका का जादुई लहंगा बुरे वक्त में सबके काम आता था और उस जादुई लहंगे का राज सिर्फ मिहिका तक ही रहता है। साथ ही वो ठाट बाट से ससुराल में रहती थी। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे। तभी गांव से 2 औरत अपने घर से आधी रात के समय निकलकर गांव के जंगल की तरफ जाती हैं। अरे बहू क्या कर रही है? अरे जल्दी जल्दी चल, कोई हमें देख ना ले, कहीं हमारी सारी पोल पट्टी इन गांव वालों के सामने खुल ना जाए। अरे तू नहीं जानती, अगर ये बात गांव में से किसी को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा। अरे माँ जी गाँव वालों को तो आपकी आवाज से ही पता चल जाएगा, आप चीख क्यों रही हो? अरे आप तो खुद गाँव वालों को इस बात का न्योता दे रही हो। अच्छा चल ज्यादा मत बोल और जल्दी जल्दी चल, नहीं तो देरी हो जाएगी हमें। वो दोनों गांव के जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन वो पेड़ होने के बाद भी उसकी पत्तियां काली नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही मोना बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए अब हमारा मायावी पेड़ बिल्कुल तैयार है, हमें अब इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ बहू, मैंने कब से इसका इंतजार किया है, जा जल्दी से वो मंत्र पढ़ और इस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के ले आ। मोना तुरंत पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए अपने मन में मंत्र का जाप करती है और उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद उसकी सास उन पत्तियों को अपने हाथों पर मसलकर सीधा अपने मुंह में निकल जाती हैं, जिसके बाद वो अचानक से जवान हो जाती हैं। ये तो सच में मायावी पेड़ है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अब ये सब हुआ तो हुआ कैसे। अरे बहू ये तो हमारी मेहनत का फल है जो हमें मिला है और बाबा की हमारे ऊपर कृपा, जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। चल अब एक टोकरी में इस मायावी पेड़ की पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर ले, कल हम दोनों बहुत माला माल होने वाले हैं। मोना अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद वे उस मायावी पेड़ से पत्तियां तोड़ना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू वहां से पत्तियां लेकर
अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें वहां का एक आदमी देख लेता है जिसका नाम बबलू होता है। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या कर रही हैं? ये सास बहू यहाँ आधी रात के समय? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये पेड़ इतना अजीब क्यों दिख रहा है? आखिर इस पेड़ का क्या राज हो सकता है? अरे मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर बबलू वहां से एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना और ममता घर पहुंचकर अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगती हैं। बस अब तो मुझे कल के होने का इंतजार है। कल हम दोनों सास बहू अमीर होने की पहली सीढ़ियां चढ़ेंगे। अरे माँ जी, अब सो भी जाओ, कल की बात कल के लिए छोड़ देते हैं। मोना की बात मानकर ममता आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबलू तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। जिसके बाद तांत्रिक बबलू से कहता है, देखो, जिस मायावी पेड़ के बारे में तुम मुझसे पूछने आए हो वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसकी पत्तियां काली हैं और उसकी पत्तियों को जो भी खाएगा वो पहले की तरह जवान और अमर हो जाएगा। क्या क्या ये पेड़ किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? हाँ, अगर कोई बिना मंत्र जाने इस पेड़ के पास जाएगा तो इस मायावी पेड़ से एक भयानक चुड़ैल निकलेगी और वो उसे मार देगी। ये सुनते ही बबलू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे शुक्र है मैं उस पेड़ के पास न जाकर सीधा तांत्रिक बाबा के पास आ गया। लेकिन वो दोनों सास बहू आखिर इस मायावी पेड़ से करना क्या चाहती हैं? तभी अचानक से तांत्रिक बाबा बबलू से कहते हैं, तुम उस चुड़ैल से डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, भला भला क्यों? उस चुड़ैल से मैं क्यों डरूंगा? भला उसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उससे डरूंगा? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि आखिर वो दोनों सास बहू मायावी पेड़ की इतनी सारी पत्तियों से आखिर क्या करेंगी? ये बात तो अब तुम्हें वो दोनों सास बहू ही बता सकती हैं। तांत्रिक की ये बात सुनकर बबलू वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वे दोनों सास बहू गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें मायावी पेड़ की पत्तियों के बारे में बताती हैं। जिसे सुनकर गांव के सभी उन पत्तियों पर आकर्षित हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अरे इस बात का क्या भरोसा है कि अगर हम इन पत्तियों को खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे? मुझे तो ये दोनों सास बहू पागल लगती हैं। इनकी बातों पर भला भरोसा कैसे करें? अरे अगर ये सच में मायावी पेड़ की पत्तियां हैं तो हमें इनका जादू दिखाओ, तभी तो हम इन्हें खरीदेंगे। और मिला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तभी वहां पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत आती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं एक पत्ती खाऊंगी, उसके बाद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये पत्तियां मायावी पेड़ की हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, मैं ही तुम्हें खिलाती हूँ इस मायावी पेड़ की पत्तियों को। इतना कहने के बाद ममता कुछ पत्तियों को अपने हाथों में मसलकर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल जवान और सुंदर बन जाती है। उस बूढ़ी औरत की जवानी वापस आ जाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। जिसके बाद गांव का हर एक आदमी उन पत्तियों को खरीदने के लिए पागल हो जाता है। जिसके बाद मोना और ममता दोनों उन पत्तियों को हीरों की कीमत पर बेचना शुरू कर देती हैं। अरे आओ 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 और अमर होने की पत्तियां लेकर जाओ। अब तो इस गांव का हर एक आदमी जवान के साथ अमर हो जाएगा। रात होते होते ममता और मोना सभी पत्तियां बेच देती हैं। जिसके बदले उन्हें करोड़ों का फायदा होता है। इतना पैसा एक ही दिन में कमाकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद आधी रात होते ही वो दोनों फिर से मायावी पेड़ के पास जाती हैं। जैसे ही मोना अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू करती है वहां बबलू पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उसे ये करने से रोकता है। अरे रुक जाओ, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से गांव के सभी लोग मुसीबत में हैं। तुम्हारी उस मायावी पेड़ की पत्तियों ने उन्हें खोखला कर दिया है। बबलू गांव के सभी लोगों की हालत उन दोनों सास बहू को बताता है। जिसे सुनने के बाद उन दोनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों पछतावा करने लगती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमने अपने फायदे के साथ नुकसान पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी उस पेड़ के अंदर से चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और उन दोनों सास बहू से कहती है, अब तुम दोनों को इस गलती की सजा भी मिलेगी। क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? चुड़ैल के इतना कहते ही
वो दोनों सास बहू बहुत बुरी तरह घबरा जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों को खा जाती है। चुड़ैल बबलू को भी खाने ही वाली थी, लेकिन तभी बबलू अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद चुड़ैल वापस पेड़ में चली जाती है। पर मायावी वो पेड़ दोबारा एक साधारण पेड़ में बदल जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। शांता और मीठी दोनों सास बहू एक ही जगह मालती के यहाँ काम करते थे। शांता दाई के रूप में मालती के बच्चे का ख्याल रखती थी, तो वहीं उसकी बहू घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। एक शाम मीठी बर्तन धो रही थी कि उसकी सास बच्चे को खिलाते खिलाते खुद खांसने लग गई। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपको खांसी आ रही है, ये लीजिए पानी पीजिए माँ जी, बच्चे को मुझे दे दीजिए। अरे बहू, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी आ गई है। फिर भी माँ जी। अरे मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। अरे ओ शांता ताई, डुग्गू सो गया तो उसे मुझे लाकर दे दीजिए, और मेरी कॉफी ले आइए प्लीज। हाँ मालकिन, डुग्गू सो गया है, मैं अभी आपके पास आती हूँ। बहू, तुझे वो देख लेगी यहाँ पर। ला, बच्चे को मुझे दे दे और प्रीति को कॉफी दे आ। जी माँ जी, आराम से जाइएगा संभल कर। मीठी प्रीति को कॉफी देती है। वहां शांता बच्चे को लेकर मालती के पास चली जाती है और कहती है, ये लीजिए मालकिन, सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा है, आप इसके टीका लगा देना। अरे आप इसे अपने हाथ से लगा दीजिए, आप तो दादी की तरह है ना इसकी। ठीक है। ये कहते ही शांता उसे काजल की डिब्बी दे देती है, और उसके हाथ से गिर जाने से जब शांता उस डिब्बी को उठाती है तो उसकी कमर में मोच आ जाती है। अरे राम रे, मेरी कमर, बड़ा दर्द हो रहा है। ओहो, आपकी तो लग गई। मीठी जरा जल्दी आओ, अजवाइन का तेल और पानी लेकर आओ। शांता बाई, मैं उठा रही थी ना, तो आप क्यों झुकी? तभी मीठी अजवाइन और पानी का गिलास ले आती है और अपनी सास को ऐसे देखकर घबराते हुए कहती है, माँ जी ठीक तो है ना आप? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हो गया कमर में? फिर से मोच आई क्या आपको? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता ही है, इसीलिए मैंने तुमसे मंगवाया है। ये बहुत अच्छा तेल है, तुम्हारी माँ जी को पता ही होगा। हाँ बेटा। ये कहते ही मीठी शांता की कमर की मालिश कर देती है। कुछ देर बाद वो घर चले जाते हैं। अगले दिन शांता को उठने बैठने में कमर से प्रॉब्लम होती है, और फिर वो कहती है, अरे बहू, 9 बज गए, चल जल्दी से मालकिन के घर जाना है। माँ जी, आपसे तो चला भी नहीं जा रहा। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़ा बैठकर बच्चे को संभाल लूंगी। इस तरह दोनों मालती के घर जाती हैं। मीठी घर के बाकी काम को निपटा लेती हैं। बच्चे को संभालते वक्त भी उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे राम, कमर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करूं? डुग्गू को भी पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। शांता की ये बात सफाई करते वक्त मीठी सुन लेती है और मालती से जाकर कहती है, मालकिन जी, माँ जी की हालत तो देखी है ना आपने, वो अभी भी दर्द से कर्रा रही है। हाँ मुझे पता है, पर तुम अचानक से क्यों कह रही हो? क्योंकि मालकिन, अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए अब मैं और माँ जी यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर मालती उसके पैसों का हिसाब कर देती है और मीठी को दे देती है। तभी बच्चे को खिलाती हुई शांता आती है। मालकिन, ये खिचड़ी खाकर सो गया है, ये लीजिए। ठीक है, अब से आप दोनों ख्याल रखना, ये रहे आपके पैसे। पर अभी तो महीना होने में 2 दिन बाकी हैं। हाँ, पर आपको आराम की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको भेज रही हूँ। दीदी, मेरे ये सारे सैंडल अब किसी काम के नहीं हैं। मैं और नए लेकर आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं इन्हें फेंक रही हूँ। मीठी, आप बाहर जाओ तो इन्हें फेंक देना। प्रीति दीदी, पर ये तो नए सैंडल चप्पल लग रही है। हाँ ये नए हैं, बस मैंने 1-2 बार ही पहना है ना, फिर भी आप फेंक रही हो। हाँ शुक्रिया मालकिन, आपने हमें समझा
और हमारी बुरी हालत में हमारा साथ दिया। अब हम चलते हैं। चलती हूँ मालकिन, डुग्गू का ख्याल रखना। इस तरह से सास बहू अपने घर आ जाते हैं। इतने सारे जूते चप्पल देखकर मीठी को फेंकने का मन नहीं किया और अपने घर पर लाकर घूरती रहती है। आखिर मीठी इतने सारे सैंडल्स को अपने घर क्यों लाती है? क्या वो उसे कुछ नया करने वाली थी या वो उसे फेंक देती? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम घर तो आ गए, पर अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? और पुराने सैंडलों को घूर क्यों रही है? सोच रही हूँ माँ जी, इनका क्या हो सकता है। और रही बात खर्चा चलाने की, तो माँ जी हम दोनों ने इतनी सेविंग कर ली है कि अब से हमें सबके यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी। पर बहू, हम कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? माँ जी आइडिया, क्यों ना हम इन जूतों को थोड़ा नया बनाकर इन्हें बेच देते हैं। इस समय काफी पैसे मिल सकते हैं हमें इनसे। और ये जूते ज्यादा नहीं, एक बार ही तो पहने हैं प्रीति मैडम ने। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है माँ जी, मैं इन सैंडलों को सजाने के लिए कुछ चमकीली चीजें लेकर आ जाती हूँ। ये कहते ही मीठी चली जाती है और बाजार से सामान लाकर उन सभी सैंडल्स पर चमकीली और कुछ मोती लगा देती है, जिससे वो और निखर जाती हैं। अगले दिन से दोनों सास बहू उन सैंडल्स को बाजार में बेचने लगती हैं। सैंडल ले लो सैंडल, चमकीले चमकीले सैंडल, मोती वाले सैंडल ले लो। आइए आइए, जल्दी से सैंडल खरीद लीजिए। ऐसे सैंडल आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आपके पैरों में चार चांद लगा देंगे। वाह, कितने सुंदर सैंडल लग रहे हैं। ये तो मुझे शोरूम जैसे लग रहे हैं। सुनिए, ये सैंडल कितने के हैं? 200 रुपए जोड़ा है बहन। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता दे रही हो। ऐसा करो, मुझे वो चमकीला ग्रीन कलर में दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे पैरों में। सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। मीठी मोनी को सैंडल दे देती है और उसकी पहली बोनी हो जाती है। उसके सुंदर सुंदर सैंडल्स को देखकर आसपास की लड़कियां बाजारों में आती हैं और उससे सैंडल्स खरीद लेती हैं। तभी फटे कपड़े वाली हाथ में थैला लिए किंजल शांता से कहती है, आंटी, ये सैंडल कितने की है? बहुत सुंदर लग रही है। बेटा 200 की है। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, सिर्फ 50 रुपए ही हैं। रहने दीजिए। अरे क्या हुआ, अब लोगी नहीं? ये कहकर वो लड़की उदास मन से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों सास बहू पहले दिन अच्छी बोनी करके घर वापस लौटती हैं। अरे माँ जी, आज तो हमारा काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इतना तो हमने लगाया भी नहीं था इन मोतियों में। हाँ, ये तो है। पर उस लड़की को देखा था, उदास होकर चली गई यहाँ से। मुझे लगता है हमें थोड़े सस्ते सैंडल्स भी बेचने चाहिए। अमीर लोग तो खरीद सकते हैं, पर गरीबों का क्या? बात तो आपने ठीक कही है माँ जी। क्यों ना मैं सस्ते सैंडल चप्पल लाकर उन्हें सजाकर बेचूं? ये कहते ही मीठी बचे हुए पैसों से सस्ती चप्पल और सैंडल ले आती है और उन पर चमकीले मोती, नग और रिबन लगाकर सजा देती है और सास को कहती है, माँ जी, मैंने चप्पल और सैंडल्स को सजाया है। कैसे लग रही हैं ये आपको? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ये तो बहुत महंगी बेच सकते हैं। लेकिन माँ जी, इसकी कीमत हम सस्ती ही रखेंगे। इस तरह से मीठी ऐसी ही सैंडल्स तैयार कर लेती है और कुछ पुरानी सैंडल्स को भी नया बनाकर अगले दिन बाजार में बेचने लगती है। तभी वही लड़की आती है और सुंदर चप्पल देखकर फिर कहती है, अरे ये तो उस दिन से भी ज्यादा सुंदर सैंडल हैं, पर ये तो बहुत महंगे होंगे। आइए आइए, सैंडल खरीदिए, मात्र 50-50 रुपए में सुंदर सुंदर चप्पल सैंडल ले जाइए। ये सस्ती और टिकाऊ सैंडल है। अरे वाह आंटी, नीले रंग की मोती वाली दे दीजिए। ये लो बेटा, तुम्हें पसंद तो आए ना? हाँ, ये लीजिए पैसे, मैं इसे पहनकर ही जाऊंगी अब। ऐसा कहकर किंजल चली जाती है। लड़कियां उस सैंडल्स के लिए दुकान पर आती हैं और केवल आधे घंटे में उसके सारे सैंडल्स खत्म हो जाती हैं। तभी मीठी कहती है, अरे माँ जी, उस दिन से ज्यादा तो हमारी दुकान पर आज भीड़ लगी है। देखिए ना, सारी सैंडल्स खत्म हो गए। अब जो पैसे आए हैं
मैं सोच रही हूँ उनसे ऐसे ही सस्ते सैंडल लेकर आऊं और सबको खुद सजा सजा कर सही दाम पर बेच दूं। ये तरकीब अच्छी है बहू तेरी। कम से कम दोनों तरह के लोग हमसे सैंडल तो खरीद सकते हैं और पुरानी चप्पल भी रिसाइकल हो जाती है। हाँ माँ जी। इस तरह से दोनों सास बहू की नए पुराने सैंडल खरीदने सब आया करते थे। मीठी इसी तरह मेहनत करती और 2 गुना पैसे भी बचाती। साथ ही पुरानी चप्पल को यूज करके दोबारा प्रयोग में लाती और ऐसे करते करते उन्होंने काफी सारा पैसा कमा लिया था और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। नंदा गांव के पास के स्टेशन से एक तेज रफ्तार में सोने की ट्रेन आ रही थी, जिसमें काफी सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, बहुत डर लग रहा है माँ जी, मुझे लगता है अब हम सब बचेंगे नहीं, खलासी हो जाएंगे। हे भगवान, ये ट्रेन अचानक से ऐसे कैसे चल रही है। अरे खोलो दरवाजे को, अरे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, इसकी भैंस की आंख, अरे खुल जा। तभी उनके सामने भूत और चुड़ैल आकर कहती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से बचकर बाहर जाना नामुमकिन है। और शुक्र मनाओ कि तुम एक सोने की ट्रेन में घूम रहे हो। तुम जानते हो तुम सब लोगों का क्या होने वाला है, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ से ऐसी जगह पहुँच जाओगे कि वापस आने का मन भी नहीं करेगा। अरे भगवान से डरो, अरे जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारी जॉब ही यही है। चुड़ैल जी, आप तो लेडीज है ना, हमारी भावनाओं को समझिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अबे हट, है कौन तू? ए मैं नहीं तो कौन बे? हाँ बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना मैं भूतनी चुड़ैल नहीं है, ओके, पर लड़ना की क्षमता बहुत है। ए असल देख कर यहाँ रैपिंग करने की मत सोच, बहुत बसड़ है यहाँ, तू टिकेगी नहीं। मैं भी एक जमाने में गाना गाती थी। अरे तुम लोग कन्वर्सेशन बंद करो और चुड़ैल साहिबा, लोगों को डराने में ज्यादा ध्यान दो। हाँ जी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल ट्रेन में हाहाकार मचाते हुए सभी लोगों को उनकी सीट में बांध देती है। आखिर यह भूत और चुड़ैल कौन थे जो सोने की ट्रेन में ले जा रहे थे? आखिर सोने की ट्रेन का क्या रहस्य था? पूरी बात जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। नंदा गांव से 1 मील दूर शर्मिला और पवन पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की नौकरी एक बहुत बड़े महल में चपरासी और नौकरानी का काम करने के लिए लगी थी, जिसके लिए उन्हें लोकल ट्रेन से रोज अप डाउन करना पड़ता था। ऐसे ही आज भी वो लेट हो रहे थे। तभी टिफिन पैक करते हुए शर्मिला कहती है, अजी ये लीजिए, आपका खाना बन गया है, पकड़ लीजिए, मैं घर में ताला लगा देती हूँ, आप आगे आगे चलिए। ठीक है, जल्दी करना, कहीं स्टेशन पर हमारी ट्रेन न छूट जाए। तभी दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। इतनी दूर से चलकर भी आधे घंटे में ट्रेन आने से पहले पहुंच गए। सही बोले तुम, लेट होते हैं तो अगली ट्रेन से जाने पर मालकिन बहुत डांटती है। अरे भैया, ट्रेन आ गई, जल्दी से चले जाना अपना सामान लेकर। देखो देखो पवन जी, वह कितनी फिराक में है, जल्दी से ट्रेन पर लपकने के लिए हम भी चले, वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। सीट छोड़ो, सही से खड़े होने की जगह भी मिल जाए तो बहुत है। अभी 2 स्टेशन पार करते करते ट्रेन गंदे तरीके से भर जाएगी, जैसे चूहे बिल्ली भर कर ले जा रहे हो। अजी वो तो है ही। तभी मुकुंद स्टेशन पर लोकल ट्रेन आ जाती है, जिसमें सुबह के सभी आने जाने वाले यात्री भगदड़ स्वरूप चढ़ जाते हैं। कोई कहीं भी चला जाता है तो किसी का हाथ कहीं भी लग जाता है, तो कोई किसी के पांव को रौंद कर आगे बढ़ जाता है, कोई खिड़की वाली सीट के लिए लड़ झगड़ कर बैठ जाता है। शर्मिला और पवन भी जैसे तैसे सीट पर आकर बैठ जाते हैं और जब ट्रेन अच्छे से भर जाती है तो वह चलने लगती है, धधक 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 धधक। कुछ देर बाद दोनों अपने काम करने की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां शर्मिला बर्तन साफ कर रही होती है और पवन पौधों में पानी दे रहा होता है। तभी मालकिन रमा कहती हैं, अरे पवन जी, मेरे पति को ऑफिस जाना है, आप जरा इन्हें ड्रॉप करके आ जाइए। जी मालकिन। शर्मिला, वो मेरे अलमारी के कपड़ों को सही से जचा दो। जी मालकिन, आई। ये कहकर शर्मिला काम में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन भी दोनों भागते हुए मुकुंद स्टेशन पर पहुंचते हैं और अपनी रोजमर्रा की तरह लोकल ट्रेन आने का इंतजार करते हैं।
फिर ट्रेन आने पर उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन रोज से ज्यादा आज उसमें काफी तादाद में भीड़ थी। धक्का मुक्की इतनी होती है कि शर्मिला के नाक से खून बहने लगता है और पवन के पेट में लग जाती है। दूसरे स्टेशन तक भीड़ और बढ़ जाती है, जिसकी धक्का मुक्की में दोनों जमीन पर गिरते हैं और कुछ लोग रौंद कर चले जाते हैं, जिसमें आधे लोग मर जाते हैं। उन आधे लोगों में से पवन और शर्मिला भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, इन भगदड़ वाले लोगों ने तो आतंक मचा रखा है और सरकार को भी शर्म नहीं है कि भरी हुई ट्रेन में और यात्रियों को भर दिया है। इन लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है, इसका बदला तो लेना ही होगा। पवन जी, अधिकतर भूत चुड़ैल मरने के बाद बदला लेते हैं, लेकिन हम सुधार करेंगे। हमारे साथ बाकी लोग भी मरे पाए हैं, ऐसा ना हो इसलिए हम एक अलग ट्रेन बनाएंगे जिसमें आकर हर इंसान खुश हो जाएगा। कोई भीड़ नहीं होगी, सब उस खिड़की से सुंदर नज़ारे को महसूस करेंगे। अरे वाह शर्मिला, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम दोनों मिलकर ऐसा ही करेंगे। इस ट्रेन को एक सोने की ट्रेन में बना देंगे, जिसे देखकर काफी लोग यहाँ आ जाएंगे और अंदर की सीटें भी लग्जरी होंगी। खाना अच्छा होगा और नज़ारे तो ऐसे दिखाएंगे कि पूछो मत। सरकार भी ऐसी ट्रेन बनाने में फेल हो जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसा कहकर दोनों एक खराब ट्रेन को अपने जादू से चलती फिरती सोने की लग्जरी ट्रेन बना देते हैं, जिसमें खाने पीने की सुविधा थी और एसी भी था। तभी भूतिया पति पत्नी ट्रेन चलाकर मुकुंद स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां सोने की ट्रेन को देखकर सभी लोग उसमें चढ़ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या ढिंचिक ट्रेन है, अंदर से तो एकदम मक्खन है, मक्खन। और ऐसा भी है, लगता है सरकार पर ज्यादा ही पैसा आ गया। माँ जी जरा ये देखना कितनी अच्छी ट्रेन है, और इसके तो टिकट भी नहीं है, फ्री की ट्रेन है। ऐसा ही बोली बहू, पूरे देश की ऐसी ट्रेन हो जाए तो मजा ही आ जाए। तभी ट्रेन के दरवाजे खिड़की अचानक से बंद हो जाते हैं और ट्रेन फास्ट स्पीड में चलने लगती है। बैठे हुए यात्री डरकर कहते हैं, बहू ये क्या हो रहा है? माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, दरवाजे खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी इसे भी दरवाजा टूटता नहीं है। तभी भूतिया पति पत्नी उनके सामने आकर कहते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? हम अभी बताते हैं। अपने जादू से चुड़ैल और भूत सभी लोगों को उनकी सीट पर बिठा देते हैं, जहाँ उन सबकी सीट के सामने उड़ता हुआ बढ़िया स्वादिष्ट खाना उड़ते हुए आता है। और चुड़ैल कहती है, हम तुम लोगों को डराना नहीं चाहते थे, बस हम परेशान करने वाले भूत चुड़ैल नहीं हैं। आप सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने खाना भिजवाया है और आपको ऐसा नज़ारा दिखाएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। बिल्कुल, ये सोने की ट्रेन ऐसी है कि आप में से किसी का भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये देखिए। तभी भूत और चुड़ैल सोने की ट्रेन को उड़ाते हुए समुद्र का दृश्य दिखाते हैं, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर कराते हैं, फिर चांद और तारों से भरे अंतरिक्ष की सैर कराते हैं, जिसे देखकर कबीर कहता है, अरे वाह, इतना सुंदर अद्भुत नजारा है। ये सब देखने के लिए तो हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें ट्रेन से सब कुछ दिखा दिया और खाना तो एकदम बेस्ट है। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना माँ जी? ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखो। भूत के ये कहते ही सभी लोग खिड़की से फिर से बाहर देखते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलते हैं चीन की दीवार, माचू पिच्चू, ताजमहल, कॉलेजियम आदि। ये देखकर यात्री खुश होकर कहते हैं, आप लोगों से खामखा डर रहे थे, लेकिन आप तो बहुत अच्छे चुड़ैल और भूत हैं। आपके जैसा और भी लोग सोचे, ये सरकार ही सोचती तो अच्छा होता। मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्यों? आपको क्या मिला हमें ये सब नजारे दिखाकर? पेड़ बढ़के की ट्रेन में काफी लोगों के आने से दबकर हमारी मौत हो गई। ऐसा किसी और के साथ ना हो और ट्रेन के मजे ले पाए, इसलिए हमने सोने की एसी ट्रेन बनाई। अरे वाह, सच में आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह भूत और चुड़ैल उन्हें और भी सैर कराते हैं। फिर उन्हें वापस स्टेशन छोड़ने के बाद वो और भी लोगों को सोने की ट्रेन की सैर कराते हैं, जिसके बाद सभी आम लोग उस सोने की ट्रेन में मजा करते हैं और किसी सरकारी अधिकारी को पता भी नहीं चलता।